वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज के इस बायोलॉजी लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस। तो हम लोग यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम जो ह्यूमंस में होता है वो कैसे वर्क करता है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, तो आज के इस लेक्चर में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग अपना टॉपिक और देखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन। देखो, जैसे कि मान लो कि हम लोग नर्वस फील करते हैं, ठीक। जब हम लोग नर्वस फील करते हैं तो हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, ठीक। हमें क्या होती है, स्वेटिंग होती है, यानी हमारे पसीना निकलने लगता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्लगिश फील करते हैं, कभी कभी लेजी फील करते हैं, कभी कभी हाइपर एक्टिव फील करते हैं, ठीक। और क्या होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हम महसूस कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक। कभी क्या होता है कि जैसे आप शुगर का इंटेक ज्यादा करोगे या शुगर का इंटेक कम करोगे तो उसका भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम महसूस कर सकते हैं थ्रू सम सिम्टम्स, ठीक। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक। तो इसका जवाब है एंडोक्राइन सिस्टम। तुम्हें पता है कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, ठीक। इट कोऑर्डिनेट्स, ठीक, अलोंग विद द नर्वस सिस्टम, ठीक। ये ऐसा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, ठीक। ना नर्वस सिस्टम अकेले हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकता है, ना ही सिर्फ अकेला एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट करेगा या कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, यानी नर्वस सिस्टम और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक। तो वही हम देखेंगे यहां पर कह रहा है कि ऑल द ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो यहां पर कोऑर्डिनेटेड मैनर में हमारी जो बॉडी के टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं या फिर हमारी सेल्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती हैं। चल क्यों नहीं रहा ये? अभी चला, ठीक। अब देखो यहां पर कह रहा है कि टू रेगुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल, ठीक, सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहां पर वो दो रेगुलेटरी सिस्टम है कौन से, ठीक। पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक। और यही टॉपिक जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर हमारी बॉडी को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करेंगे, ठीक। चलो देखते हैं और क्या बोल रहा है। कह रहा है प्रोसेसेस सच एज ब्रीदिंग, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रीदिंग है, हमारे मूवमेंट है, हमारा सेंसेशन है, ठीक, और भी बहुत सी चीजें, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि ब्रीदिंग, मूवमेंट और सेंसरी परसेप्शन के बारे में यहां पर बात की जाए तो वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है, ठीक। तो फिर एंडोक्राइन क्या करता है, ठीक। तो चलो देखते हैं एंडोक्राइन क्या करता है। कह रहे हैं कि सेवरल अदर प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक। देखो इसके अलावा, ठीक है, बहुत से दूसरे प्रोसेसेस होते हैं। कौन से प्रोसेसेस? सच एज ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक। जैसे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है। देखो मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही सिंपल टर्म है जिसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी में किसी चीज का बनना या फिर किसी चीज का ब्रेकडाउन होना, ठीक। दैट इज कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक। इसमें दो प्रोसेसेस आते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक। कुल मिला के ये समझ लो कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना और, ठीक है, और हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन है, ठीक है, उसका रेट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रेट, ठीक। तो ये मेटाबॉलिज्म वो कहलाता है, ठीक। कह रहे हैं आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स। तो ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म जो है बेटा, ये कौन कंट्रोल करता है? दैट आर कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स, ठीक, जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं या फिर रिलीज होते हैं, ठीक। और इन केमिकल्स को सिक्रीट कौन करेगा? तो कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक। और यहां पर इन्होंने स्पेसिफाई किया है दीज केमिकल्स आर सिक्रीटेड बाय द डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? सिक्रीट करती है इन केमिकल्स को, ठीक। तुम्हें पता है कि ये केमिकल्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स,
इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हॉर्मोन्स बोलते हैं। ठीक, ये जो केमिकल्स है ना, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये केमिकल्स जो हैं दीज आर नथिंग बट हॉर्मोन्स। ये क्या है, हॉर्मोन्स हैं। ठीक, और ये हॉर्मोन्स ही हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं। ठीक है, जो कि कौन सिक्रीट करता है, कौन रिलीज करता है, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक, तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं दे रीच टू द टारगेट साइट। ठीक, ये जो हॉर्मोन्स हैं अब ये रिलीज तो हो गए, लेकिन ये टारगेट साइट तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, तो इनको एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कौन है, ब्लड है। उसके थ्रू ये पहुंचते हैं टारगेट साइट तक, और फिर क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। कह रहे थे सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सेल्स and organs by releasing certain chemical messengers into the blood stream is called the endocrine system। ठीक, तो इसी बारे में अभी हम लोग ने बात की है कि ये जो केमिकल हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक, और फिर ये कहां पहुंचते हैं, टारगेट साइट पर पहुंचते हैं और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक, और ये किसके थ्रू पहुंचते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक, किसका सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब इसमें सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है, इसमें ढेरों ग्लैंड है। ठीक, ढेरों का मतलब बहुत सी भी नहीं, मतलब 7-8 ग्लैंड्स हैं जो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम क्या करती हैं, कंप्राइज करती हैं। ठीक, और फिर ये मिलकर काम करेंगी हमारी बॉडी में, और इन्हीं जो ग्लैंड्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। पहले हम लोग जैसे कि थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम लोग पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो तुम्हारे सिलेबस में ग्लैंड्स हैं उनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि देखो, ग्लैंड्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हें टाइप्स भी पता होना चाहिए। देखो, 2 टाइप्स की यहाँ पर बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में है। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, बेस्ड ऑन हाउ देयर सिक्रीशंस आर कैरीड। देखो, किसके बेसिस पर ये डिवीजन हुआ है, ये जो टाइप्स डिवाइड किए गए हैं ये किस बेसिस पे किए गए हैं। ठीक, तो ये किस तरह से, ठीक है, सिक्रीशंस अपने टारगेट साइट तक पहुंचेंगे। ठीक, किस तरह से ये अपने टारगेट साइट तक पहुंचेंगे, इस बेसिस पर इन ग्लैंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, या 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। ठीक, और ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, इनको क्या नाम दिया गया है, पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। चलो अब देखते हैं ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है क्या। ठीक, यहां पर देखो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड दिखाई हुई है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई है। ठीक, चलो देखते हैं। कह रहा था टर्म, अब देखो यहां पर हम लोग सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो उसी तरीके से यहां पर इन्होंने टर्म को ब्रेक किया है और ये दिखाया है तुम्हें कि किन ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ये इसको लिया गया है एंडोक्राइन टर्म। तो कहते हैं टर्म एंडोक्राइन इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स एंडो। एंडो मींस क्या होता है बेटा, विद इन और इनसाइड। ठीक, तो एंडो का मतलब ही होता है विद इन या फिर इनसाइड, और क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशंस। ठीक, इसका मतलब विद इन सिक्रीशंस, हमारी बॉडी के अंदर के ही सिक्रीशंस। ठीक, जिन्हें हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइन सिक्रीशंस। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। ठीक, अब यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, डक्टलेस ग्लैंड है कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। उनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, तुम्हें पता है कि डक्ट्स क्या होती है, डक्ट्स आर द स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक, जिस तरीके से जैसे टैप से तुम क्या करते हो, एक पाइप को कनेक्ट करते हो, तो वो पानी को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है ना, यानी वो पानी जो है वो रिलीज होकर किसके थ्रू हम तक आता है, उस पाइप के थ्रू। ठीक, उसी तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होते हैं, वो डक्ट्स या पाइप स्ट्रक्चर्स लैक करते हैं, होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिक्रीशंस फिर कैसे सिक्रीट होंगे, रिलीज कैसे होंगे, टारगेट साइट तक पहुंचेंगे कैसे। ठीक, तो ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनके पास अपनी डक्ट्स नहीं होती, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं जो इनके सिक्रीशंस को कैरी फॉरवर्ड करें। ठीक, ये अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करते हैं या फिर रिलीज करते हैं, और ब्लड से ये टारगेट साइट तक पहुंचता है।
कौन? हार्मोन्स। ठीक, आगे कह रहे they release their secretions directly into the cells or in the tissue spaces adjacent to them. They are then carried by the blood and the lymph to the target organ. और इस तरीके से ये लिम्फ्स के थ्रू या फिर टिश्यू स्पेसेस से ब्लड में आता है और ब्लड से टारगेट साइट तक पहुंचता है। तो अब यहां पर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन सिर्फ इतना से निकला है कि एंडोक्राइन ग्लैंड हम समझ गए क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते या पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, जिनके थ्रू वो अपने सिक्रीशंस को कैरी ऑन कर सके, कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो इसलिए इनके पास जब डक्ट नहीं होगी तो इन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोलेंगे। ठीक, यानी विदाउट डक्ट्स। और ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली टिश्यू और सेल्स तक कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू टिश्यू स्पेसेस और थ्रू द लिम्फ, देन दे आर ड्रेन्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम वेयर दे रीच टू देयर टारगेट साइट। ठीक, इस तरीके से ये काम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, उससे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड से पहले हम लोग जानेंगे कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने तुम्हें बताया था हार्मोन्स अभी स्टार्टिंग में, ये दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। इन्हें क्या बोलेंगे? हार्मोन्स बोलेंगे। ठीक, अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स देखो। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड गोनेट्स आर सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, तो तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक, अगर तुमसे पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल बताओ तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जितने एग्जाम्पल्स हैं उसमें तुम्हें याद होने चाहिए, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स है ना तुम्हें याद होने चाहिए। तो तुम बताओगे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक, इसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज है एंड एसेट्रा एसेट्रा। इस तरीके से तुम्हें पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखनी है। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। देखो एक्सो का मतलब होता है, ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, देखो यहां पर हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कहां अंदर? ब्लड के अंदर। यानी ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करें। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे एंडोक्राइन। उसी तरीके से एक्सो मतलब यानी उनके पास एक एक्सटर्नल मीडियम है, यानी उनके पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है जिससे टारगेट साइट तक हार्मोन्स पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स होगी उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलेंगे। ठीक, और ये अपने डक्ट्स के थ्रू ही रिलीज करते हैं अपने सिक्रीशन को, ठीक है, टारगेट साइट तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेंगे। और तुम्हें पता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्ट्स वाली ग्लैंड होती हैं। तो डक्ट्स और इनके सिक्रीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन्स बोल रहे हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को हम क्या बोलेंगे? हम एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे these ducts carry the secretions to the target organ. The chemicals secreted by the exocrine glands are called as enzymes. ठीक है, तो उसको मतलब क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। अब तुमसे पूछेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल बताओ, तो तुम्हें एग्जाम्पल पता होना चाहिए। देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स काफी जो ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट्स होते हैं। ठीक, जैसे कि यहां पर तुम्हें दिया हुआ है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक, सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड दिया हुआ है, फिर स्वेट ग्लैंड दिया हुआ है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें सेबेशियस ग्लैंड, ठीक, सेबेशियस ग्लैंड जो होती हैं वो भी क्या होती हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स आर आल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, सेबेशियस ग्लैंड हो गई, मैमरी ग्लैंड्स हो गई, मैमरी ग्लैंड्स हो गई। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और लैक्राइमल या फिर टेयर ग्लैंड्स बोले अगर, टेयर ग्लैंड्स, ठीक, इसे लैक्राइमल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? ये एग्जांपल्स है किसके? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखो ये बच्चों, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। ठीक है, स्कूल एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काफी आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द टू डिफरेंस, राइट द फोर डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यू मस्ट नो, तुम्हें जानना चाहिए। ठीक है, और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक, अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करें
तो ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रीशन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो दे रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट्स क्या है, सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू करेंगी, सिक्रीट देयर प्रोडक्ट्स इनटू द डक्ट्स, डक्ट्स में अपने हार्मोन्स को रिलीज करेंगी। तो ये पहला डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। they do not utilize ducts in the transportation, बिल्कुल सही बात है, जब इनके पास ducts होती ही नहीं है तो यूटिलाइज क्यों करेंगी। और they depend solely on ducts for transportation of enzymes, इनको हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए किसी भी डक्ट्स की हेल्प नहीं चाहिए या जरूरत नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स यानी डक्ट्स के ऊपर, ताकि वो अपने एंजाइम्स को रिलीज कर सके थ्रू डक्ट्स। तीसरी बात कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सिक्रीशन बाय द एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इज स्लोअर, ठीक। देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है, वो ब्लड स्ट्रीम में जो कि सिक्रीट होते हैं, तो वो ऐसा सिक्रीशन जो होता है वो टारगेट साइट तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, यानी उनका ट्रांसपोर्टेशन टारगेट साइट तक काफी स्लो होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या होता है, डक्ट्स होती है और वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन डक्ट्स के थ्रू हो जाता है। तो इसलिए डक्ट्स के होने से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज कंपैरेटिवली फास्टर, ठीक। कह रहे एफेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज लॉन्गर, ठीक, क्योंकि ये ब्लड में मौजूद होने की वजह से इनका जो इफेक्ट होता है वो काफी लंबा होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का इफेक्ट क्या होता है, सिक्रीशंस का इफेक्ट क्या होता है, काफी लंबा होता है, ठीक है। और इफेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टाइम ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इज शॉर्टर, ठीक। और इनका इफेक्ट्स क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है काफी कम होता है, ठीक है, कम समय तक ये इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, यू नो इट वेरी वेल, ठीक। कह रहे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड्स। नेक्स्ट अब इसमें एग्जाम्पल बता देंगे हम, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस एंड सो, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल्स हो गए एंडोक्राइन ग्लैंड के। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे क्या हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये डिफरेंसेस बच्चों आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन और हार्मोनल ग्लैंड्स इन ह्यूमंस, ठीक। और इसके नाम हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हमने देखे, बस यहां पर वही लिस्ट है और उनको फिर हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। कह रहे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमंस आर द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक। तो ये क्या हो गए, ये ग्लैंड्स हो गई, कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो लेट्स सी, ठीक, व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब तुम देखो यहां पर एक इमेज दी हुई है तुम्हें, ठीक, और इसमें तुम देख पा रहे हो कि ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन में कहीं ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ठीक, ये डॉटेड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो तुम देखो कि ब्रेन के साइज के प्रोपोर्शन में या रेशियो में ये कितना छोटा ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटी ग्लैंड है, इट इज ऑफ पी साइज, मटर के दाने के बराबर होता है, ठीक है, इट इज ऑफ पी साइज, ठीक। और इसी को यहां पर फिर थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाया हुआ है कि इसकी जो एनाटॉमी होती है कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी अपीयरेंस दिखती है हमें। अच्छा, यहां पर कह रहे थे पिट्यूटरी इज अ स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड, पी शेप्ड ग्लैंड, ठीक है, इट इज अ की वर्ड, ठीक, और ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या कैसी है, पी शेप्ड है, ठीक। लोकेटेड, लोकेशन का है, देखो तुमसे लोकेशन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन लिखो, कहां पे होती है, राइट द लोकेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो तुम क्या लिखोगे, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन,
ठीक है, ये देखो ये हमें दिख रहा है, दिस इज द टॉप पोर्शन एंड दिस इज द बेसल पोर्शन, तो ये बेस पर होती है। ठीक है, ये ग्लैंड कहाँ है, बेस पर है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। ठीक, और यहीं पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये डॉट जो हो गया इतना सा, ठीक है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब कह रहे हैं इसके फंक्शन क्या होते हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक अकेली ऐसी ग्लैंड है जो दूसरी डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन को भी क्या करती है, उनके सिक्रीशन को भी या उनके फंक्शन को भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक, तो उसके इसी खास फीचर की वजह से इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है बिकॉज इट रेगुलेट्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीशन। ठीक, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक, तो इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। ठीक, देखो ये कह रहा है कि ये ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक, जब तुम हायर क्लासेस में आओगे तब तुम इसके द्वारा सिक्रीट किए गए सारे हार्मोन्स के नाम तुम्हें पता चलेंगे कि कौन सा हार्मोन्स किस पार्ट के, किस पिट्यूटरी के किस पार्ट से रिलीज होता है। ठीक तो तुम्हें पता लगेगा और उसका फंक्शन तुम जानोगे क्या होता है। ठीक, जैसे कि यहां पर तो ग्रोथ हार्मोन दिया गया है, इसी तरीके से ACTH होता है। ठीक है, ACTH होता है और वो होता है LH होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, FSH होता है। ठीक है, फॉलिकुलर सिक्रीटिंग हार्मोन होता है। ठीक, तो इस तरीके से काफी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो जो कि कौन इसके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और तुम जानते हो कि ग्रोथ हार्मोन है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक, मसल्स एंड बोन्स, इन सब की ग्रोथ को कौन रेगुलेट करेगा, दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजेस बाय द पिट्यूटरी। अब यहां पर तुम देख रहे हो कि ये जो इमेज है इसमें तुम देख रहे हो कि एक कितना लंबा सा, ठीक है, यहां पर एक पर्सन तुम्हें दिखाई दे रहा है और यहां पे देखोगे तुम्हें कितनी छोटी सी एक लेडी तुम्हें दिखाई दे रही है। ठीक है, कितनी छोटी सी एक फीमेल है यहां पर जो तुम्हें दिखाई दे रही है। ठीक, तुम्हें पता है कि ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक, क्यों ये इतने लंबे हो गए, ठीक, और ये क्यों इतनी छोटी रह गई या क्यों इतनी कम हाइट की रह गई। ठीक, इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, तुम्हें पता है कि जो अगर देखो हर चीज बॉडी में एक बैलेंस्ड वे में काम करती है। ठीक है, और अगर ये बैलेंस हमारी बॉडी का बिगड़ गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। ठीक, उसी तरीके से अगर मान लो कि थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात चल रही है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमने अभी बताया कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक, अच्छा ये बताओ कि अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दे, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा मात्रा में रिलीज कर दे, ठीक है, इस ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो उसका इफेक्ट बॉडी में क्या होगा कि जाइजेंटिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं जाइजेंटिज्म, ऊपर लिखते हैं। ठीक, जाइजेंटिज्म का मतलब ये होता है कि ज्यादा हाइट बढ़ जाना। ठीक है, जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ पांव बहुत लंबे हो जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल हाइट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और ये इनकी हाइट जो कम से कम 8 फुट से ऊपर है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। और ये है ज्योति आमगे। ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, और इनकी हाइट काफी कम है। ठीक, तो ये किसकी वजह से हुआ है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन बाय द पिट्यूटरी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में इनकी बॉडी में बना, इसलिए जो इनकी हाइट थी वो हैम्पर हो गई, वो बढ़ नहीं पाई। ठीक, तो यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि इन सम चिल्ड्रेन द पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज टू लिटिल और टू मच ऑफ द हार्मोन। किन्हीं बच्चों में क्या होता है, किसी में टू मच ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है और किसी में क्या होता है, टू मच हो जाता है, किसी में टू लिटिल होता है। ठीक, इससे होता क्या है, कह रहे कि इट्स अंडर सिक्रीशन में लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म।
ठीक, ये जो ज्योतिर्यांगे हैं, ठीक, इनकी जो कंडीशन है वो क्या है, डॉर्फिज्म है। ठीक, और कह रहा है while its over secretion can make a person grow very tall leading to a condition called what, called as gigantism। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, gigantism। ठीक, अब देखो ये जो पर्सन है, इट इज सुल्तान कोसन, इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन लिविंग। ठीक, और स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 2.51 मीटर। अगर मीटर में बात करें तो 2.51 मीटर, जो कि 8 फुट 3 इंच हुआ। ठीक, यानी 8 फीट 3 इंच। और ये है ज्योतिर्यांगे। ठीक, ये इज द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट फीमेल लिविंग, मेजरिंग जस्ट 62.8 सेंटीमीटर, यानी 2 फीट 7 इंच, मतलब 1 इंच भी नहीं है, 0.7 इंच है। 2 फीट 0.7 इंच। ठीक, ये फिगर्स तुमसे पूछे नहीं जाएंगे, ये बस तुम्हें यहाँ एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, एक इन्फो है यहाँ पर जो तुम्हें मिल गया है कि हाँ भाई इसका इफेक्ट क्या है, डॉर्फिज्म का इफेक्ट जो है, ठीक है, उस किस तरीके से सुल्तान कोसन पे पड़ा और किस तरीके से डॉर्फिज्म का इफेक्ट ज्योतिर्यांगे पे पड़ा, जाइजेंटिज्म का सुल्तान कोसन पे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड पर। ठीक, थायराइड ग्लैंड क्या होती है? देखो, थायराइड ग्लैंड तुमने बहुत सुना होगा कि हर घर में किसी ना किसी दूसरे या तीसरे पर्सन को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये सुनने में काफी आता है हमारे घरों में कि थायराइड, फला बंदे को थायराइड हो गया, फला बंदी को थायराइड हो गया। ठीक है, तो ये आखिर थायराइड है क्या? देखो, यहां पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड है क्या। ठीक, थायराइड ग्लैंड इट इज लोकेटेड इन अवर नेक रीजन। अगर तुम इस इमेज को देखो, ठीक है, तो तुम यहां पर बटरफ्लाई शेप्ड इस तरीके से एक ग्लैंड दिख रही है। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि इस एडम एप्पल के नीचे, ठीक है, ट्रैकिया के पास मौजूद है। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड क्या है? द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर तुमसे पूछा जाए कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज द लार्जेस्ट, देन योर आंसर वुड बी व्हाट, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? इट इज फाउंड इन द नेक रीजन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के जस्ट फ्रंट में, सामने कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड है? यस, थायराइड ग्लैंड। ठीक, और कह रहा है इट हैज 2 लेटरल लोब्स। हमने तुम्हें बताया बटरफ्लाई शेप है, इसके पास 2 लोब्स हैं। ठीक है, 2 लोब्स, एक लोब इधर वाली हो गई और एक लोब इधर वाली हो गई, तो 2 लोब्स हो गई। ठीक है, तो क्या हो गई, इधर राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक, तो इस तरीके से 2 लोब हो गई यहां पर, और ये 2 लोब्स एक टिश्यू के सहारे क्या रहती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। दे आर कनेक्टेड बाय ए टिश्यू कॉल्ड एज ईस्थमस। उसको ईस्थमस बोलते हैं। ठीक है, ISTHMUS, ईस्थमस। ठीक, ये क्या है, पैच ऑफ टिश्यू है जो कनेक्ट कर रहा है राइट लोब को लेफ्ट लोब से। किसकी? थायराइड ग्लैंड की। ठीक, तो यहां पर देखो लिखा हुआ भी है, दीज 2 लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ नैरो मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज ईस्थमस। ठीक है, कह रहे हैं थायराइड ग्लैंड हैज अ रिच ब्लड सप्लाई। ठीक, देखो जो थायराइड ग्लैंड है इसके पास काफी रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक, क्यों? इट कैन बी डिलीवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड से अभी हमने बात करा कि अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है। अगर इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ये अपने हार्मोन को किस तरीके से ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर पाती? ठीक, तो इसलिए इसके पास रिच ब्लड सप्लाई होती है ताकि ये आसानी से अपने सिक्रीशन को ब्लड स्ट्रीम में क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। कह रहा है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इफ नेसेसरी। अच्छा, अब देखो फंक्शन क्या है थायराइड के। तुम्हें पता है कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट 2 हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो 2 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, पहला है थायरॉक्सिन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। ठीक, तो थायरॉक्सिन हो गया, दूसरा हो गया कैल्सिटोनिन। ठीक है, अभी इनके फंक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। कह रहे दीज हार्मोन्स गवर्न मैनी फंक्शंस इन योर बॉडी। अगर हम इनको टुगेदर देखें तो ये काफी फंक्शंस को गवर्न करते हैं हमारी बॉडी में, यानी काफी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक, अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें तो कह रहा है कि थायरॉक्सिन कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ठीक, कह रहा है स्पेशली द रेट एट विच द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस।
ठीक, यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में कौन मदद कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक, यानी ये वो उस रेट को भी कंट्रोल कर रहा है जिस रेट से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कंज्यूम होती है, और ऑक्सीजन के कंजम्पशन से हमारी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो उस चीज को भी कौन कंट्रोल करेगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्सिन। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक, तुम्हें पता है कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्या जरूरी है, आयोडीन जरूरी है। ठीक, यही यहां पर बता रहा है कि आयोडीन इज नेसेसरी, ठीक, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो सॉल्ट हम लोग के घरों में यूज होता है, दैट शुड बी आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक, उसमें आयोडीन की मात्रा प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। अगर वो उस आपके नमक में अगर आयोडीन की कमी हो गई, ठीक, तो क्या होगा, अगर आयोडीन की कमी हो गई तो फिर थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में बड़ी मुश्किल होगी। ठीक, तो इसलिए हम लोगों को जो भी सॉल्ट लेना चाहिए, दैट शुड बी प्रॉपरली आयोडाइज्ड, उसमें आयोडीन की मात्रा प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, ताकि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम करे। जब, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन भी बनेगा, और जब थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा तो सारी हमारी बॉडी की जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। कह रहे जब देखो, अब यहां पर फिर हम वही डिसऑर्डर की बात करेंगे। अगर थायराइड ग्लैंड ने थायरॉक्सिन या अपने सिक्रीशन को ज्यादा प्रोड्यूस करा, और एक कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें थायराइड ग्लैंड अपने सिक्रीशंस को कम मात्रा में रिलीज करेगी। ठीक, या फिर हम कहेंगे कि थायरॉक्सिन ज्यादा बन गया तो क्या होगा, या फिर थायरॉक्सिन कम बना तो फिर क्या होगा। तो यहां पर कह रहा है कि अंडर सिक्रीशन, अब यहां पर हम बात करेंगे अगर थायरॉक्सिन की हमारी बॉडी में सिक्रीशन कम मात्रा में हुई तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी वो कंडीशन क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाएगी, और इसमें हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन सही मात्रा में नहीं बनेगा। इट मेक्स अ पर्सन स्लीपी। देखो, अभी हमने बात करा सेलुलर मेटाबॉलिज्म को देखता है। ठीक है, तुम्हें पता है कि अगर थायरॉक्सिन कम रिलीज हुआ, ठीक है, तो हमारी जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है दैट वुड बी स्लोअर, वो क्या होगी, रेड्यूस हो जाएगी, यानी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज रेड्यूस हो जाएंगी, आपकी हार्ट बीट क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ठीक, और स्लगिश फील करोगे, लेजी फील करोगे, ठंड बहुत लगेगी, ये सारी कंडीशन होगा, और वेट गेन बहुत होगा। ठीक, वेट गेन बहुत होगा इसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर हम बोलते हैं क्या इसको, अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक, इस तरीके से क्या होगा भाई, आप एक्टिविटी कम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एनर्जी जो कंजम्पशन है वो भी कम है। ठीक, बॉडी क्या होगी, गेन करती चली जाएगी वेट। इस तरीके से इसी का जस्ट वाइस वर्सा क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर नमक की कमी रह गई, ठीक है, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है इट गेट्स स्वॉलन। ठीक है, वो क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, और इस तरीके से नेक में एक प्रोट्रूजन दिखाई देगा। ठीक, तो इट लीड्स टू द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्वाइटर। ठीक है, इसे ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक, तो ये हो सकता है किसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक, तो ये बच्चों याद रखना है तुम्हें। अब कह रहा है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक, हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं इसे। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे कि ये स्लोअर कर रहा था मेटाबॉलिक रेट को, ये मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा आपका ब्रीदिंग रेट तेज होगा। ब्रीदिंग रेट कैसे तेज होगा, क्या होगा, आपके जो ब्रोंकस हैं यानी लंग्स के जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होंगे, दैट विल बी डायलेटेड इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन, है ना। क्यों, ताकि बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचा सके, और ऑक्सीजन जब ज्यादा पहुंचेगी तो उसके लिए क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा और हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हार्ट रेट फास्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको क्या होगा, आपको स्वेटिंग बहुत होगी, प्रोफ्यूजली स्वेट करोगे आप। ठीक, आपको क्या होगा, गर्मी बहुत लगेगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन होगी आपके साथ।
अब क्या रहे, द थायराइड ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन। ठीक, अभी हम लोग ने थायरॉक्सिन की बात कर ली, अब जो दूसरा हार्मोन है दैट इज कैल्सिटोनिन। ठीक सर, ये क्या करता है कैल्सिटोनिन? तो इट हेल्प्स टू कंट्रोल कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। तो हमारे ब्लड में जो भी कैल्शियम लेवल होगा दैट विल बी रेगुलेटेड बाय कैल्सिटोनिन। ठीक, अब कैसे करेगा सर? ठीक, किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर हाउ इट विल रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड? देखो, ब्लड में हर चीज बहुत ही ज्यादा बैलेंस तरीके से सब होती है। ठीक है, ब्लड में हर चीज एक रेशियो में होती है, बढ़िया तरीके से, ठीक है, बैलेंस वे में मिली होती है। ठीक, तो अगर मान लो कि हमने बताया कि थायराइड जो कैल्सिटोनिन इट हेल्प्स टू कंट्रोल द कैल्शियम लेवल, हमारी ब्लड में जितने कैल्शियम लेवल का मेंटेन होना जरूरी है उस कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है ये कैल्सिटोनिन। ठीक है, अगर ये कैल्शियम लेवल नहीं मेंटेन हुआ हमारी बॉडी में, ठीक है, तो क्या हो सकता है? इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर कुछ उल्टा पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, देखो कैल्शियम लेवल मेंटेन कैसे, तुम्हें पता है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक, तो क्या होगा कि ये जो हार्मोन है इट विल हेल्प इन रिटेनिंग, ठीक, कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। ठीक, तो क्या करेगा, बोन से कैल्शियम को बोरो करेगा। ठीक है, और क्या होगा, यूरिन में कैल्शियम ज्यादा एलिमिनेट ना हो जाए, वहां से एब्जॉर्प्शन करेगा। विटामिन डी की मदद से ये क्या करेगा, हमारी इंटेस्टाइन में भी क्या करेगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो इस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि थायराइड ग्लैंड किस तरीके से फंक्शन करती है। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक, अब देखो ये तो थायराइड ग्लैंड थी जो हम लोग ने लोब्स देखी थी, दिस इज अ लेफ्ट लोब एंड दिस इज अ राइट लोब। अब ये तुम जो बटन जैसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हो यहाँ पर, ये बटन जैसे स्ट्रक्चर्स, आपको 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दीज आर नथिंग बट दे आर द पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। तुम्हें पता है कि अभी हम लोग ने बताया था कि नेक रीजन में, ठीक है, ट्रैकिया के फ्रंट में कौन पाया जा रहा था, दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की तरफ सिचुएट होती हैं ये 4, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ठीक, तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट करती हैं एक तरह का हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन। ठीक, और इसका फंक्शन देखेंगे। ठीक, तो these are 4 small glands embedded in the posterior surface of the thyroid gland, as I have told you. They secrete the parathyroid hormone, also called as parathormone. ठीक, पैराथॉर्मोन हमने बात करी थी अभी। ठीक, ये रेगुलेट क्या करेगा, इट रेगुलेट्स द कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो है हमारी वो है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है, इसका, और ये क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर तुम यहां पर इस इमेज को ध्यान दो, ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये क्या है, दिस इज द किडनी, और किडनी के ऊपर, ठीक है, ये देखो कोनिकल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, देखो इस पे क्या है, किडनी पर, किडनी के टॉप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह अरेंज है, कौन, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड एक टोपी की तरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, किडनी पर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और इट इज समवॉट कोनिकल, ठीक, कोनिकल इन शेप, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, अब तुम सोचोगे कि ये क्या एक ही किडनी पर होता है, नहीं, ये दोनों किडनी पर होता है। ठीक है, पेयर्ड ग्लैंड्स हैं ये। ठीक, तो अगर एक किडनी पर है तो दूसरी किडनी पर भी मौजूद होगी, कौन, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, अब हम जब इस एड्रिनल ग्लैंड का सेक्शन कट करते हैं तो हमें उसके अंदर 2-3 पार्ट दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, और अंदर का जो पोर्शन होता है दैट इज मेडुला, और जो बाहर का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। और इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है। क्यों रिच ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि हार्मोन रिलीज होने हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में।
ठीक है, तो ये तो हम लोग ने बात करी इसकी लोकेशन की, तो लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द किडनी, ठीक, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी। ईच एड्रेनल ग्लैंड हैज टू पार्ट्स, हमने बताया, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो अंदर मेड्यूला होता है और आउटर क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। अब देखो तुम्हें पता है कि ये जो आउटर कॉर्टेक्स है, ठीक, यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं इसे, और एड्रेनल मेड्यूला भी बोल सकते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा और एड्रेनल मेड्यूला अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों अलग तरीके के हार्मोन्स क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। ठीक, अब कह रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स that regulate the metabolism of the carbohydrate, of the proteins, of the fats and the minerals in the body। तुम्हें पता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है बच्चों, वो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स को डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि हमारे पूरा कार्बोहाइड्रेट का बनना और टूटना, फैट का बनना टूटना, प्रोटीन्स का बनना टूटना, ये सब कौन रेगुलेट करता है, दैट हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स है सर, ठीक, तो ये होते हैं, देखो तुम्हें बस नाम बता दे रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो चलेगा आगे, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक, और एंड्रोजन्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, एंड्रोजन्स हो गए, ठीक। तो ये सिक्रीट कौन करेगा, दिस इज सिक्रीटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स करेगा, और ये सब हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे, ठीक। आगे एड्रेनल मेड्यूला दो हार्मोन सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज एड्रेनलिन, ऑल्सो कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन, इसे और क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, ठीक। और नॉर एड्रेनलिन को हम लोग बोलेंगे नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक। बट बोथ दीज हॉर्मोन्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन। सबसे अच्छी बात कि ये लोग जो भी करेंगे मिलकर ही करेंगे, ठीक है, यानी जो भी काम करेंगे हमारी बॉडी में, दे वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे, ठीक। देखो एड्रेनलिन जो है, इट जस्ट प्रिपेयर्स आवर बॉडी, ठीक, इन इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक। जैसे कि कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस है तो उसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर कौन करेंगे, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। Therefore these hormones are also called as fight or flight hormones, fight or flight hormones, ठीक। तो हम लोग इसमें एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनलिन को बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, ठीक, बिकॉज इट प्रिपेयर्स, दे टुगेदर प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक। देखो यहां पर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे, पर तुम्हें पता है कि ये जो नॉर एड्रेनलिन है, ये सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में करता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का जो काम है दैट इज डन बाय नॉरएपिनेफ्रिन। तो सर फिर एपिनेफ्रिन क्या करता है, देखो एपिनेफ्रिन का काम है हमारी पूरी बॉडी को, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी को, यानी पूरी बॉडी पर इफेक्ट करता है तो एपिनेफ्रिन, और सिर्फ जो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट करता है दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन मिलकर हमारी बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन से, ठीक है, क्या कोप अप करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। उन स्ट्रेस कंडीशन में हम लोग जैसे कि मान लो कि तुम्हारे सामने कोई डॉग की ब्रीड आ गई, ठीक, बहुत खतरनाक है और वो तुम्हें दौड़ा के काट ना ले, ठीक है। तो जब तुम देखोगे तो क्या होगा, तो तुम्हारी बॉडी में जब तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर डर की एक भावना पैदा होगी, ठीक है, तो एक फेयर तुम्हारे अंदर आएगा, ठीक है। तो क्या उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करने लगेगी, और ये एपिनेफ्रिन तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारे फोकस को बढ़ाएगा, तुम्हें अलर्ट बनाएगा, तुम्हें अटेंटिव बनाएगा, ठीक, और तुम्हें तो ताकि तुम्हें इस तरीके से तुम्हारे ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाएगा कि तुम फौरन डिसीजन ले सको कि उस टाइम पर करना क्या है।
ऑब्वियस सी बात है, तुम खड़े होके कटवाओगे तो है नहीं कि हम खड़े हो गए, आओ और हमें काट लो, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी बॉडी जो होगी, वो तुम्हारा माइंड जो होगा वो तुरंत डिसीजन लेगा, तुम अटेंटिव हो जाओगे, तुम फोकस्ड हो जाओगे और तुम क्या होगे, अलर्ट हो जाओगे। तो ये तुम्हें किसने प्रिपेयर किया, तुम्हारी बॉडी को। ठीक है, एपिनेफ्रिन ने। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा, तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा ताकि तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच सके, क्योंकि तुम्हारी मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तुम दौड़ोगे, ठीक है, दौड़ोगे, भागोगे, अपनी जान बचाओगे, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारी मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तुम्हारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारी बॉडी क्या हुई, प्रिपेयर हुई ना स्ट्रेस कंडीशन के लिए। तो फिर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन तुम्हारी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड मैनर में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एंजाइटी में, फेयर में, ठीक है, तुम्हारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी जो है वो अपना कोऑर्डिनेशन कहीं लूज ना कर दे। ठीक है, तुम पैनिक ना हो जाओ, तुम कोई ऐसा स्टेप ना ले लो जो तुम्हारी बॉडी को हार्म पहुंचाए। तो इस तरीके से बॉडी हमारी इतना स्मार्टली काम करती है, इतने स्मार्टली हम लोग को प्रोटेक्ट करती है इन स्ट्रेस कंडीशन से। ठीक है, तो ये एड्रेनल मेडुला के बारे में बात। तो देखो हमने यहाँ पे बता भी चुके हैं कि एड्रेनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। ठीक, बिकॉज इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या फिर भाग जाओ। ठीक है, तो यही होता भी है, या तो हम उस सिचुएशन से फाइट करते हैं या फिर उस सिचुएशन से हम भागते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस सिचुएशन को कौन टैकल करेगा, एड्रेनलिन। ठीक, फिर एड्रेनलिन इज रिलीज व्हेन अ पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, हम बता चुके हैं। ठीक, या फिर जब हम इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस टाइम पर भी हमारी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। ठीक, ये हमारी हार्ट बीट को तेज कर देगा, जैसे कि हमने तुम्हें बताया, इंक्रीज कर देगा हमारे फ्लो ऑफ ब्लड को ताकि ब्रेन में ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहुंच सके, हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस से कोप अप कर सके और सिचुएशन से टैकल कर सके ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक, फिर आती है पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास क्या करती है, ठीक है, पैनक्रियास का क्या काम होता है, तो पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में हम लोग देखेंगे। देखो, पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि दोनों की तरह बिहेव करती है। दोनों की तरह क्या मतलब, दोनों ग्लैंड्स की तरह बिहेव करती है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करेगी एज वेल एज बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो। ठीक है, तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी इसका मतलब पैनक्रियास जो अपने हार्मोन होगा वो सिक्रीट करेगा क्या, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जब बिहेव करेगा तो ये एंजाइम सिक्रीट करेगा, और वो कहां, डक्ट्स में सिक्रीट करेगा थ्रू द टारगेट साइट, है ना। तो इस तरीके से ये मिक्स ग्लैंड की तरह काम करती है। तो पैनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, पैनक्रियास लोकेटेड कहां होता है, बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, स्टमक के पीछे। ठीक है, तो क्या होता है कि लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, एब्डोमिनल रीजन में होता है। ठीक है, और बिहाइंड द स्टमक होता है। ठीक, हम ये बता चुके हैं आपको कि पैनक्रियास इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, इसीलिए हम इसको मिक्स ग्लैंड या फिर डुअल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है पैनक्रियास, ये दिख रही है, ये पैनक्रियास है। ठीक, और ये क्या है, इसकी पैनक्रियाटिक डक्ट है, और डक्ट है तो क्या करेगी, एंजाइम रिलीज करेगी। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेगी, पैनक्रियाटिक एमाइलेज या फिर पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगी, किसके थ्रू, इस डक्ट के थ्रू। कहां, ये देखो डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में, यहां पर आएगा। ठीक है, यानी जो भी यहां पर सेमी डाइजेस्टेड फूड होगा दैट विल बी कंप्लीटेड, यानी कंप्लीटली डाइजेस्टेड बाय दीज हार्मोन्स। ठीक, तो ये यहां पर पैनक्रियाटिक डक्ट एंजाइम सिक्रीशन करती है। फंक्शन क्या होते हैं पैनक्रियास के, कह रहे इट्स एक्सोक्राइन कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ डक्ट ऑफ एसनी। ठीक है, कह रहा विच प्रोड्यूसेस डक्ट ऑफ एसनी विच प्रोड्यूसेस द पैनक्रियाटिक फ्लूइड कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने वाला, ठीक है, कौन है, डक्ट्स ऑफ एसनी है। ठीक है, डक्ट्स ऑफ एसनी, और ये डक्ट्स ऑफ एसनी दे सर्व एज अ एक्सोक्राइन कंपोनेंट्स।
ठीक, ऑब्वियस सी बात है, अगर एंजाइम पैंक्रियाटिक फ्लूइड पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करने में मदद कर रही है तो क्या है, एक्सोक्राइन कंपोनेंट है। और इसका एक कंपोनेंट एंडोक्राइन कंपोनेंट होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, जो कि क्या करेंगे, ये देखो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। ठीक, इंसुलिन हार्मोन। और इस इंसुलिन के बारे में भी हम काफी कुछ देखने वाले हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंसुलिन ही है। इंसुलिन क्या करता है बच्चों, देखो तुम लोग ये भी सुनते होगे कि आजकल जितने भी घर में हमारे बड़े हैं या किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो तुम देखोगे कि उनको डायबिटीज हो जाता है या शुगर हो जाती है उनको। ठीक है, तो वो शुगर और वो डायबिटीज हो किसके वजह से रहा है, ठीक है, तो वो इंसुलिन के वजह से ही हो रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है, ज्यादा सिक्रीट हो रहा है या कम सिक्रीट हो रहा है, वो हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक, तो देखो यहां पर कह रहा है कि इंसुलिन रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारी ब्लड में शुगर की मात्रा को क्या करती है, बैलेंस करती है, ये रेगुलेट करती है। ठीक, जितना शुगर हमारी ब्लड में होना चाहिए क्या उतनी मेंटेन है कि नहीं, ये देखने का काम किसका होता है, इंसुलिन का होता है। ठीक, तो फिर इंसुलिन क्या करती है, कह रहा है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन योर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन। मान लो तुमने 5-6 रसगुल्ले ठूस लिए जाकर किसी शादी में, ठीक है, और तुमने फिर क्या किया, तुमने 5-6 रसगुल्ले खाए, तो तुम सोचो उसमें कितना शुगर होगा। जब वो तुम इंजेस्ट करोगे और वो जब तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्ट होकर वो शुगर पहुंचेगी, तो तुम्हारी ब्लड का शुगर जो लेवल होगा वो काफी हाइक हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में ये शुगर तुम्हारे कहीं बॉडी को कहीं उल्टी तरीके से अफेक्ट ना करे या गलत तरीके से अफेक्ट ना करे, तो इसलिए इंसुलिन हार्मोन तुरंत क्या होगा, पैनक्रियास तुम्हारा क्या करेगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करेंगे इंसुलिन को तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में, जहां पर शुगर की लेवल काफी हाई हो चुकी है। अब क्या होगा, ये इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर कहां होगा, लीवर में होगा। इस तरीके से बच्चे तुम्हारी जो ब्लड का जो शुगर है दैट कम्स डाउन, उसका जो लेवल होगा डाउन हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन। ठीक, इस तरीके से काम करेगा। और कुछ लोगों में क्या होता है कि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में सिक्रीट नहीं होता है। अब तुम खुद सोचो कि किसी के ब्लड में इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, यानी इंसुलिन बनी ही नहीं, पैनक्रियास बना ही नहीं रहा है इंसुलिन, तो क्या होगा, उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब बढ़ता जाएगा तो उसकी इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे हम इस कंडीशन को, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस होता है। ठीक, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज हो गया है या डायबिटीज मेलिटस हो गया है। ठीक, क्योंकि उसके ब्लड में ढेर सारा शुगर क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन, आई थिंक। ठीक, तो आज के लिए हम लोग ने सारी जो ग्लैंड्स थी ह्यूमंस में, ठीक है, सब नहीं कंप्लीट करी हैं, अभी इसमें टेस्टिस वगैरह और ओवरी वगैरह बाकी है, तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर में तुम्हें जितनी भी ग्लैंड्स हमने पढ़ाई हैं वो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, यानी उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वो फंक्शन करती हैं और कहाँ पे लोकेट करती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और किस तरीके से हमारी बॉडी में वो हमारे मेटाबॉलिज्म को या हमारी बॉडी में जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करती हैं, घटाती हैं या बढ़ाती हैं या फिर उसको बैलेंस रखती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी नेक्स्ट ग्लैंड्स के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।